दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विविध आयाम। इसमें हम अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, राष्ट्रीय आय एवं उसकी गणना विधि, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा सतत विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा और इसके उद्देश्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। इसमें आप आसानी से अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के प्रमुख अवधारणाओं को भी समझ सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड और आर्थिक एवं सामाजिक विकास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले खंड में हम आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। दोस्तों, परिचय जान लेते हैं आर्थिक विकास का। दोस्तों, आर्थिक विकास में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, आर्थिक विकास आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं और संस्थाओं आदि में गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है और इसका दायरा व्यापक होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये संरचनात्मक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी आदि में वृद्धि करने वाले तत्वों को निर्धारित करता है। सबसे पहले हम इसमें अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय को जानेंगे। अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी जो है ये अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है जो किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति और स्तर को दर्शाता है और इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपयोग और रोजगार आदि को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या है, इसको आपने जाना कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। ये किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति और स्तर को दर्शाता है। आइए जान लेते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था को आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मोटे तौर पर आप देख सकते हैं नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को हम नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होता है, जबकि विकास के आधार पर अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था में इसका वर्गीकरण किया जाता है। और वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो तरह की, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण आप किस प्रकार से करेंगे, तो आप बता सकते हैं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। विकास के आधार पर तीन प्रकार में, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था में। और वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझने का प्रयास करें। दोस्तों, नियंत्रण के आधार पर पहले हम जो है अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को समझेंगे। तो आप जानते भी हैं कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का तीन प्रकारों में विभाजन किया जाता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख गुण और विशेषताएं क्या हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ये लाभ और बाजार प्रणाली यानी मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ये लाभ और बाजार प्रणाली यानी मांग और पूर्ति पर आधारित होती है
और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है और इसमें व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की जो दृष्टिकोण होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत लाभ पर आधारित न होकर जन कल्याण और सामाजिक लाभ पर या समाज के लाभ पर आधारित होती है। इसमें संसाधनों पर यानी उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी राज्य का नियंत्रण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों, ये लाभ और बाजार प्रणाली तथा जन कल्याण दोनों के संयुक्त आधार पर ये निर्भर करती है या आधारित होती है और संसाधनों पर निजी क्षेत्र का और सार्वजनिक क्षेत्र यानी राज्य दोनों का ही नियंत्रण होता है। तो जो महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण संसाधन हैं उन पर राज्य का और अन्य संसाधनों पर व्यक्तियों का, और इस तरह की जब दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिक्स्ड रूप पाया जाता है तो उसे मिक्स्ड या मिश्रित इकोनॉमी कहा जाता है। तो आपने जान लिया नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 भागों में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होती है और संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जन कल्याण होता है और इसके यहाँ पर संसाधनों पर राज्य यानी सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार का नियंत्रण होता है और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ और जन कल्याण दोनों होता है। दोस्तों जो है नियंत्रण के आधार पर आपने देख लिया। अब आइए विकास के आधार पर देखते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण जो किया गया है अविकसित और अल्प विकसित, विकासशील तथा विकसित अर्थव्यवस्था में इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। दोस्तों पहला वर्गीकरण विकास के आधार पर किया जाता है अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की आशाएं धूमिल होती हैं, जबकि अल्प विकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। यानी अविकसित अर्थव्यवस्था वो है जहां विकास की क्षमता न हो और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो है जो उचित रूप से विकसित हो। दूसरा वर्गीकरण है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो आप जान लीजिए दोस्तों विकासशील या डेवलपिंग इकोनॉमी में मौद्रिक, प्रौद्योगिकी और गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत और पूंजी निर्माण का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है और सबसे उच्च या जो है अत्यधिक विकास वाली अवस्था ये विकसित या डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के तीनों संसाधन यानी प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उनका अनुकूलतम और समुचित उपयोग और दोहन हो रहा होता है, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर जो हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को वैश्विक संबंधों के आधार पर देखें तो आप जान सकते हैं दोस्तों वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 2 भागों में खुली और बंद अर्थव्यवस्था में किया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी क्या होती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण जो है ये बाह्य लेन देन से प्रभावित होता है, आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो आपने जान लिया खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखती है और आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों उदारीकरण यानी 1991 से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल थी, लेकिन उदारीकरण, वैश्वीकरण और
दोस्तों आप जान लीजिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण सभी अर्थव्यवस्थाओं में खुलापन आया है। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो एक विकासशील यानी डेवलपिंग अर्थव्यवस्था के रूप में है, जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और सितंबर 2022 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार, और दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता, अगर जो हम परचेजिंग पावर पैरिटी देखें तो क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास क्रम को देखें तो 1947 से 1989 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ये कल्याणकारी समाजवाद पर आधारित थी। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभाव था और विदेश व्यापार सीमित था। लेकिन 1991 से नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को इसने जो है अपने ऊपर लागू किया है। और 1991 से भारत की अर्थव्यवस्था इन तीनों नीतियों के कारण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। अब आइए एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो प्राथमिक श्रेणी, एक द्वितीयक श्रेणी और एक तृतीयक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में 3 श्रेणियां और उनकी जो हैं उनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, इसको आइए जान लेते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रकों में 3 श्रेणियां हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र यानी कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और शुरुआती खनन इत्यादि शामिल होता है। ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के घटक हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में औद्योगिक क्षेत्र शामिल किया जाता है। निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत और जलापूर्ति ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं आती हैं। तो आपने देखा कि जो भारतीय या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल है। इसके बाद आइए जानते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में। तो सबसे पहले नेशनल इनकम की परिभाषा क्या है इसको जान लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, कुल मौद्रिक मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल सन 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अगर जो बात करें तो वो एक वित्तीय वर्ष है अपने देश के संदर्भ में। तो किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से निवल कारक आय शामिल होती है ये राष्ट्रीय आय में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय के संबंध में जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय के प्रकारों की बात करें तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन
इसके अलावा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्शन, और प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये राष्ट्रीय आय के प्रकार हैं और राष्ट्रीय आय की गणना विधियों में 3 प्रकार की विधियां मुख्य रूप से प्रयोग की जाती हैं। एक तो उत्पाद विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। इसी तरह राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी समुच्चय में देशी और राष्ट्रीय, सकल और निबल और कारक लागत और बाजार कीमत पर आकलित आय शामिल की जाती है। तो आइए थोड़ा सा सामान्य रूप में समझ लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इन सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, हमारा जो देश है उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो दोस्तों, किसी देश के नागरिकों यानी निवासी और गैर निवासी जो विदेश में भी रहते हैं, तो किसी देश के नागरिक, इसमें निवासी और गैर निवासी दोनों शामिल हैं, इनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमा के भीतर, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद याद रखिएगा, ये देश के नागरिक चाहे वो निवासी हों और गैर निवासी, उनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को इस सूत्र के द्वारा आप जान सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय के बराबर होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ये बाजार कीमत पर, आप देख सकते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है, ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास के बराबर होता है। यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस निबल अप्रत्यक्ष कर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंतर्गत शामिल होता है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है, ये बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, जो कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से निबल अप्रत्यक्ष कर को घटाने पर प्राप्त होता है। तो निबल अप्रत्यक्ष कर किसके बराबर होता है? तो निबल अप्रत्यक्ष कर दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष कर में से सरकारी सहायता या सब्सिडी को घटाने पर प्राप्त होता है। और इसी तरह दोस्तों, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है, यही राष्ट्रीय आय कहलाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कहलाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना के जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहे हैं उनके बारे में, कि किस तरह से भारत में नेशनल जो इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसकी गणना की शुरुआत कैसे की गई और किस तरह से प्रयास किए गए हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बताइएगा दोस्तों, आप बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी ने उस समय भारत की जो है राष्ट्रीय आय कितनी निर्धारित की थी और प्रति व्यक्ति आय कितनी निर्धारित की थी उस समय, आपके लिए एक प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहले जो ऐतिहासिक प्रयास था, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया गया था। और 1931-32 में VKRV राव ने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया था।
आज़ादी के बाद दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सबसे पहले एक राष्ट्रीय आय समिति 1949 में गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता महान अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान यानी NSSO की स्थापना 1950 में की गई, याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना 2 मई 1951 को। और इसके अलावा दोस्तों 2019 में NSSO यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान और केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान को एक में मर्ज करके NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में गठित किया गया है। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य भारत का ये गोवा है। इसके आगे दोस्तों आइए जानते हैं राष्ट्रीय आय की गणना विधि के बारे में। आप जानते भी हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। एक तो उत्पाद विधि है, देखिए एक विधि उत्पाद विधि है, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि है। तो उत्पाद विधि को सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए उत्पाद विधि में जो है 3 क्षेत्रकों को शामिल किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। और एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना उत्पाद विधि में की जाती है। आय विधि के अंतर्गत दोस्तों जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस विधि को आय विधि कहते हैं। और आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हस्तांतरित आय, जिसमें पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि होते हैं, और गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो व्यय विधि है ये भी राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है। और व्यय विधि में शेयरों और बांडों पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के 3 विधियां उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि के बारे में आपने जान लिया। अब आइए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं सतत विकास की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों सतत विकास की वो प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करती है। और ये परिभाषा सतत विकास की ब्रूटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी। और अगर आप देखें तो सतत विकास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसमें पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। तो आप जान लीजिए सतत विकास पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण है। और ये अंतर पीढ़ीगत संबद्धता है सतत विकास के अंतर्गत। परीक्षाओं की दृष्टि से जो सतत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों उनको जानना जरूरी है। देखिए 1992 में पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसको रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया है। और सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कहा जाता है, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। तो आप जानिए दोस्तों पर्यावरण और विकास पर सबसे पहला सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसको रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। 10 साल बाद 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में आयोजित किया गया। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है ये सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और
सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। आप जान लीजिए, पेरिस जलवायु समझौता 2015 में पारित हुआ था और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन का प्रावधान किया गया है। सतत विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी यानी संवहनीयता या वहनीयता का प्रयोग सबसे पहले 1713 में हैंस कार्ल वान कार्लोविट्ज के द्वारा किया गया था। 1962 में सबसे पहले एक लेखिका हैं राचेल कार्सन, इन्होंने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में जो है इस अवधारणा से अवगत कराया लोगों को। और 1968 में जीव विज्ञानी पाल आर इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम का प्रकाशन हुआ। इसमें जनसंख्या, संसाधन दोहन और पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972, जो कि स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। इसे पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन होने का दर्जा प्राप्त है। और वर्ष 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति सतत विकास के लिए सजीव संसाधन संरक्षण का प्रयास किया गया। और आप जान लीजिए, 1983 में ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1983 में हार्लेम ब्रूटलैंड के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों, आप जान लीजिए सतत विकास क्या है। इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना, ये सीधी साधी परिभाषा है। और 1983 में एक ब्रूटलैंड आयोग गठित हुआ। इसके द्वारा दोस्तों 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में जो है सबसे पहले दोस्तों सतत विकास शब्द को परिभाषित किया गया और इस रिपोर्ट को जो है हमारे साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर को ब्रूटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ष 1987 में प्रस्तुत जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट थी, इसमें सतत विकास शब्द को पहली बार पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया और इसी रिपोर्ट से सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल हुई है। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ ब्राज़ील के शहर में। और आप जान लीजिए कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है। और अगर जो हम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड रिपोर्ट 2020-21 की बात करें तो 3 जून 2021 को भारत के संबंध में तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया है। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष राज्य केरल है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड और अंतिम 3 राज्य दोस्तों ये 28वें क्रम पर बिहार, 27वें पर झारखंड और 26वें क्रम पर असम है। यानी बिहार जो है राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है। सतत विकास की परिभाषा आपने जान लिया है, उसका अर्थ क्या है कि दोस्तों आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना सतत विकास कहलाता है। और ये अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता के संदर्भ में सतत विकास शब्द प्रयोग किया जाता है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित या संरक्षण करना, प्रकृति के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करना, सामाजिक अन्याय की समाप्ति करना, संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और आर्थिक वंचनाओं से मुक्ति जो है ये सतत विकास के उद्देश्यों में शामिल हैं। दोस्तों सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा और सबसे सटीक परिभाषा ब्रूटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर में दी गई है। और इसके बारे में हमने आपको बताया है कि ब्रूटलैंड रिपोर्ट में
1987 में प्रकाशित हुई। इसमें पहली बार इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को इतने विस्तार से और व्यवहारिक रूप में प्रतिपादित किया गया था। तो ब्रूटलैंड आयोग 1983 में गठित हुई थी। 1987 में इसने आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे ब्रूटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। और इसी रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया था। दोस्तों, आयोग ने सतत विकास को ऐसा विकास कहा है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है। सतत विकास के अंतर्गत आप आसानी से समझ लीजिए कि हमें अपने संसाधनों का प्रयोग इस रूप में करना चाहिए कि वो भविष्य की या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित रहें, ताकि उनका जो है प्रयोग हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें। सारे संसाधनों का उपयोग या दोहन हम स्वयं न कर लें। सततशीलता या सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसको भी जान लीजिए। दोस्तों, सततशीलता का अर्थ ऐसी स्थिति से जो हमेशा के लिए बनी रहे, लेकिन उसकी शर्त ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो, पर्यावरणीय असंतुलन न हो और प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण न हो। यानी सततशीलता का अर्थ ऐसे संतुलित विकास से है जिसमें हम संसाधनों का उपयोग तो करें लेकिन उनका अतिशय दोहन न करें, इससे लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जीएस दृष्टि आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक विकास के विविध आयाम। इसमें हमने अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, राष्ट्रीय आय और उसकी गणना विधि, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सतत विकास, उसका अर्थ और उसके उद्देश्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। और ये सभी तथ्य और अवधारणाएं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।